Good evening and Jai Hind all the students. Today we will learn about the remaining part of colloids. There are 3 topics left and they are what? Cataphoresis or anaphoresis. Another one is your Tyndall effect and last one is your emulsion. So dear students, the condition you better understand is not quite normal, it is quite abnormal. And when condition becomes abnormal, my condition becomes more than abnormal. So with all the willingness to come to the board and teach you, there are certain stumbling blocks in my life which stop me from coming to the point. So I am very sorry for it. Now we'll learn these 3 topics in this class. And one plea I would like to make you, that if the video is going to be fruitful for you, so please like and subscribe the video and share it if you think that it can benefit others also. So let us start with cataphoresis. तो आज हम लोग cataphoresis के बारे में पढ़ेंगे. Cataphoresis क्या है कि जब हम YouTube में, ये एक YouTube है और इस YouTube में हम क्या करते हैं कि कोलॉइड को फिलअप करते हैं. यहाँ कॉर्क लगी होती है, इस कॉर्क के साथ यहाँ इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं. इलेक्ट्रोड है और यहाँ एक इलेक्ट्रोड डाला गया है. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी इसमें देंगे. ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव. अब इसमें हम लोग कोलॉइड भर देते हैं. ये कोलॉइड भरा गया है इसमें, तो ये कोलॉइड भरा गया है. कोलॉइड भरने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे. उसके बाद क्या होगा वो हम समझने का प्रयास करेंगे. हमने आपको बताया कि कोलॉइड क्या है. कोलॉइड इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है. कोलॉइड का नेचर क्या है, नेचर ऑफ कोलॉइड क्या है. आप जानते हो कि नेचर ऑफ कोलॉइड जो है वो इलेक्ट्रिकल है. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल ये किस रूप में है, तो डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज में यहां कर दूं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों पर चार्ज होता है. डिस्पर्जन मीडियम इन दोनों के ऊपर चार्ज है. ये चार्ज और ये चार्ज क्या होंगे, आपस में अपोजिट होते हैं. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. यानी कि कोलॉइडल सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं. कोलॉइड का चार्ज क्या होता है, आपको हमने बताया कि कोलॉइड का चार्ज जो है वो डिस्पर्स फेज का चार्ज है. तो हम लिखते हैं कि द चार्ज ऑन कोलॉइड, द चार्ज ऑन कोलॉइड इज व्हाट, द चार्ज ऑन डिस्पर्स फेज, द चार्ज on dispersed phase. अब यहाँ एक चीज हमने आपको बताया था कि जिस तरीका से यहाँ डिस्पर्जन मीडियम है, इसे हम एक तरफ से सॉल्वेंट मान सकते हैं और डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड के रूप में कंसीडर किया जा सकता है. तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर के चार्जेस जो है मोशन में आ जाएंगे. तो चार्ज मोशन में मान लिया हमने नेगेटिव कोलॉइड लिया है, तो ये किधर भागेंगे, ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स ये पॉजिटिव की ओर भागेंगे. सब के सब इधर भागना शुरू करेंगे, ये भागते हुए यहाँ. तो ये कंडीशन है, यदि चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग कैटाफोरेसिस कहते हैं. कैटाफोरेसिस is the motion of dispersed particles, when electrical potential is applied in the colloid. When electrical potential is applied in the colloid, in the colloid. ये तो कैटाफोरेसिस क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है
तो केटाफोरेसिस है कि जब आप कोलाइड के ऊपर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से, तो इसके नेगेटिव चार्जेस अगर नेगेटिव कोलाइड है तो क्या करेगा, ये मोशन करेगा नेगेटिव पॉजिटिव पोल की ओर, इसे हम लोग केटाफोरेसिस कहते हैं। अगर कोलाइड क्या, कोलाइड अगर पॉजिटिवली चार्ज, यहां कंडीशन केस 2 देखते हैं, केस 2, इफ कोलाइड इज पॉजिटिवली चार्ज, कोलाइड हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो कोलाइडल पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे, नेगेटिव की ओर मूव करेंगे। The colloidal particles will move to negative electron cathode. The colloidal particles will move to cathode. अब ये कैथोड की ओर जा रहा है, तो सॉरी, अगर हमने यहाँ केस में क्या लिखा, केटाफोरेसिस द डिस्पर्सन, यहाँ हमने जो पॉजिटिव चार्ज दिया नेगेटिव इसको माना है, तो नेगेटिव मानने पर ये कहाँ पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो इसे केटाफोरेसिस कहा गया। नेगेटिव से ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, इस रूप में अगर नेगेटिव मानते हैं तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, इस कैथोड की ओर आएगा, इसे हम लोग एनाफोरेसिस कहते हैं, एनाफोरेसिस। अब इसमें देखिए समझने जैसी एक बात कि अगर पॉजिटिव चार्ज चलता है तो केटाफोरेसिस कहलाता है, और नेगेटिव चार्ज चलता है तो एनाफोरेसिस कहलाता है। ये कोलाइडल सिस्टम के चार्ज के ऊपर में डिपेंड करता है। हालांकि इतने गहराई के साथ आपको ये नहीं जानना है, सिंपली केटाफोरेसिस या एनाफोरेसिस कुछ भी पूछा जाता है तो आंसर के रूप में हम इतना ही लिखते हैं कि when electrical potential is developed in colloidal system, then electrically charged colloids move from one point to move under the influence of electric current, that is called cataphoresis और एनाफोरेसिस। इतना ही जानना है आपको। लेकिन अगर बहुत गहरे में बात करें तो अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स चलते हैं, मान लिए कोलाइड हमारा पॉजिटिव है, तो उस पार्टिकल कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। तो जब नेगेटिव की ओर हो जाता है तो चूंकि चल पॉजिटिव रहा है इसलिए हम इसको केटाफोरेसिस कहते हैं। और जब नेगेटिव पार्टिकल चलता है यानी कि कोलाइड नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्टिकल्स चलेंगे तो उसे हम लोग एनाफोरेसिस कहते हैं। बहुत गहरे जाने में ये अर्थ निकलता है। और सामान्यतः जो हमको समझना है इस टर्म के बारे में इस क्लास में, तो केटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस क्या है, सिंपली एक बात हमको जान लेना है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन कोलाइडल सिस्टम, द electrically charged colloidal particles move in the colloid, that is called cataphoresis और एनाफोरेसिस। इतना ही हमको जानना। अब आगे हम लोग इसमें सेकेंड बात पढ़ते हैं, टिंडाल इफेक्ट। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा है टिंडाल इफेक्ट। इसे आप देखिए, टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या है? आपने पढ़ा होगा कि जब सॉल्यूशन को डार्क कमरे में रखा जाता है, जब किसी भी सॉल्यूशन को डार्क रूम में रखा जाता है, उसमें टॉर्च से एक रे ऑफ लाइट को हम लोग क्रॉस कराते हैं, बीम ऑफ लाइट को क्रॉस कराते हैं, तो सॉल्यूशन के भीतर बीम ऑफ लाइट दिखाई नहीं देती। अब सॉल्यूशन के भीतर बीम ऑफ लाइट क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए कि सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत ही कम होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर है, जो 1 नैनोमीटर के बराबर। और ये पार्टिकल इतना छोटा है कि ये रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता। तो रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता तो सॉल्यूशन क्या है, ब्लैक दिखता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे। यहां देखते हैं कि सॉल्यूशन व्हेन a beam of light, बीबी हटाकर छोटा वर्ड यूज करते हैं, when a pencil of light, the pencil of light is allowed to pass, the path becomes the path becomes visible in the path becomes invisible in solution and solution looks black
इन डार्क रूम, इन डार्क रूम, डार्क। देखिए जब हम लोग अंधेरे कमरे में सॉल्यूशन को रखते हैं और पेंसिल ऑफ लाइट को क्रॉस कराते हैं, पतली बीम क्रॉस कराते हैं लाइट की, तो सॉल्यूशन के भीतर जो है लाइट हमको नहीं दिखता है। सॉल्यूशन के भीतर लाइट नहीं दिखता, सॉल्यूशन काला दिखता। क्यों? कारण बहुत क्लियर है, क्योंकि द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू स्कैटर द लाइट। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, particles are too small to scatter the light, scatter the light। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि लाइट की स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल साइज क्या है आपका? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का पार्टिकल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, स्कैटरिंग नहीं कर सकता है, और इसलिए पैथ हमको नहीं दिखता। ये सॉल्यूशन का मामला है। अब कोलाइड की अगर बात की जाए तो कोलाइड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और ये स्कैटरिंग का काम कर देते हैं। तो कोलाइड का पार्टिकल रेंज क्या है, इसको पहले हमें यहां देखना है। पार्टिकल रेंज ऑफ कोलाइड, पार्टिकल रेंज इन कोलाइड। कोलाइड में पार्टिकल रेंज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको मालूम है कि मस्ट बी स्मॉलर देन 1 म्यू, क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, एंड 1 एन। एक नैनोमीटर से बड़ा हो और 1 माइक्रोमीटर से छोटा हो। यहां हम लोग देखते हैं पार्टिकल रेंज इन कोलाइड मींस कि it must be smaller than 1 micron, smaller than 1 micron and bigger than 1 nanometer and bigger than 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के ये से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये पार्टिकल इतने बड़े हो जाते हैं कि लाइट की स्कैटरिंग कर पाए। तो हम लिखेंगे द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट, द कोलाइडल पार्टिकल्स scatter the light, scatter the light due to their suitable size, इनका साइज सुटेबल है, इसलिए ये पार्टिकल का क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं। अब इस बात को सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक थे टिंडाल। अब टिंडाल इफेक्ट क्या है? हम एक कोलाइड को सपोजिंगली, ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है। सपोज आप एक कांच के टम्बलर में, ये हमारा एक ग्लास है कांच का, कांच के टम्बलर में, टम्बलर ऑफ ग्लास, अब हमने इसको रखा, अब इसमें मिल्क हमने भर दिया। ये मिल्क है हमारा जो कोलाइड है, मिल्क है, और मिल्क क्या है? कोलाइड है। आप जानते हो कि मिल्क कोलाइड है, तो ये मिल्क हमारा कोलाइड है। अब क्या करते हैं हम लोग? यहां से पतली बीम ऑफ लाइट क्रॉस कराते हैं, पतली बीम ऑफ लाइट जो यहां से क्रॉस कराते हैं, तो इस साइड में हमको जो देखने के लिए मिलता है वो इस तरीके की एक रस्तान होती है। ये आपका यहां से अगर हम देखना चाहें तो इस जगह पर ये चीज हमको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये क्या है? ब्लूइश कोन ऑफ लाइट, ब्लूइश कोन ऑफ लाइट। और सबसे पहले इसे देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? टिंडाल था, इसलिए इसे हम लोग टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा टिंडाल इफेक्ट है, ब्लूइश कोन ऑफ लाइट मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग क्या होता है? मैक्सिमम होती है। दिस इज बिकॉज the scattering of light is inversely proportional to lambda। और सबसे छोटा लैम्डा किसका है? ब्लू का। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फॉर ब्लू
लाइट। और इस घटना को सबसे पहले टिंडायल ने देखा था, इसलिए हम लोग इसको टिंडायल इफेक्ट कहते हैं। आप लाइट को अगर यहां से देखें, इस जगह पर यहां लाइट देखें तो इस जगह पर तो लाइट आपको मिलेगी रेड लाइट, यहां रेड लाइट मिलती है। और ये रेड लाइट यहां क्यों मिल रही है? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू रेड के लिए ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होती है। तो लेस स्कैटरिंग के कारण यहां हमको रेड लाइट मिलती है। क्यों? क्योंकि लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो घटना है कोलाइट के केस में, इस घटना को सबसे पहले पता लगाया था टिंडायल ने, और इसलिए हम लोग इसको टिंडायल इफेक्ट कहते हैं, और यही टिंडायल इफेक्ट आपका है। तो जब कोलाइड से हम लाइट को क्रॉस कराते हैं तो ब्लूइश कोन ऑफ लाइट अपोजिट साइड में देखने को मिलती है। तो अपोजिट साइड में जो ब्लूइश कोन ऑफ लाइट देखने को मिलती है, कोलाइड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडायल इफेक्ट कहते हैं। ये किसी भी कोलाइड के साथ आपको मिलेगा। अब टिंडायल इफेक्ट के बाद हम लोग आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो आज का आखिरी टॉपिक है हमारा, इमल्सन। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग इमल्सन के बारे में जानेंगे, इमल्सन वास्तव में है क्या? इमल्सन इज लिक्विड कोलाइड। ध्यान रखिएगा, इमल्सन इज लिक्विड कोलाइड, लिक्विड कोलाइड। इमल्सन लिक्विड कोलाइड होता है। अब लिक्विड ही लिक्विड में घुला, यहां डिस्पर्स फेज क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज, यहां हमको लिक्विड मिलेगा, और डिस्पर्जन मीडियम क्या मिलेगा? वो भी लिक्विड होगा। डिस्पर्जन मीडियम विल आल्सो बी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी आपका लिक्विड होगा। अब एग्जांपल में हमारे जो सिलेबस पाठ्यक्रम में हमको पढ़ना है, दो प्रकार की चीजें पढ़नी है। एक इमल्सन का टाइप्स ऑफ इमल्सन जो हम लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इमल्सन। टाइप्स ऑफ इमल्सन में हमको पढ़ना है O/W। इसका मतलब ये हुआ कि वाइल इन वाटर, इसकी मतलब कहे जाए तो वाइल इन वाटर इमल्सन, वाइल इन वाटर। तो वाइल इन वाटर का मतलब ये हुआ कि यहां डिस्पर्स फेज क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज यहां आपका वाइल होगा, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम यहां वाटर होगा, डिस्पर्जन मीडियम यहां वाटर होगा। अब एग्जांपल हम लोग लिखा, एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल बड़ा ही सीधा है, एग्जांपल है आपका इस जगह पर मिल्क। और इमल्सन के बारे में अगर ये क्वेश्चन बनता है कि इमल्सन किस तरह के कोलाइड हैं, हाइड्रोफोबिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? इमल्सन्स आर हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। Emulsions are hydrophobic colloids, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स होते हैं। इमल्सन जो भी है हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड होने के कारण इनका नेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेचर क्या होगा? नेचर इनका अनस्टेबल होगा, यानी स्टेबल होंगे सभी के सभी। अब हम लोग दूसरे प्रकार को देखते हैं। यहां हमने वाइल इन वाटर देखा है, एग्जाम्पल में मिल्क हमने देखा, इस जगह पर हम आते हैं दूसरा W/Y, वाटर इन वाइल, वाटर इन वाइल। तो वाटर इन वाइल का जो एग्जाम्पल है, यहाँ डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स फेज जो इस जगह पर होगा वो आपको वाटर है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम इस जगह पर वाइल। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या हमको मिलेगा? यहाँ एग्जाम्पल में बटर है और क्रीम है, बटर एंड क्रीम। अब ये बताया गया कि दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने के कारण जब दोनों के दोनों ही अनस्टेबल हैं तो हमको स्टेबल करना पड़ेगा इसे। तो स्टेबल करने के लिए जो पदार्थ इसमें डाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं।
अब यहाँ टॉपिक जो लास्ट टॉपिक हमारा है आज का, उसको देखते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है? नॉर्मली ये क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है। So the substances which are added in emulsion to make them stable, are called emulsifying agents, emulsifying agents. अब चूंकि यहाँ हमने इमल्सन 2 प्रकार का पढ़ा है, इसलिए इनके इमल्सिफाइंग एजेंट्स को भी आपको देखना होगा। तो पहला हमने पढ़ा बॉयल इन वाटर, एग्जांपल था मिल्क, और यहाँ हमने देखा वाटर इन बॉयल, और एग्जांपल क्या था? बटर था, और क्या था? क्रीम था। अब इन दोनों के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन है, ये हमको याद रखना है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स यहाँ देखिए, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, यहाँ इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से? इमल्सिफाइंग एजेंट्स यहाँ आपको मिलेगा गम आप डाल सकते हैं, प्रोटीन डाल सकते हैं, इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। तो ये जो है आपके इमल्सिफाइंग एजेंट, और यहाँ के इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन है? तो लॉन्ग चैन एल्कोहल्स, इसके बाद लम्प ब्लैक, ये आपके जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग चैप्टर जो इसके आगे का चैप्टर है, हम लोग इसके आगे आइसोलेशन ऑफ मेटल्स आएगा, उसे हम लोग कल से पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।